ये कहानी है दिसंबर 1990 की, जब एक शख्स हिमालय की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने के लिए अपने घर से निकला था। मगर उसे क्या पता था कि हिमालय खूबसूरत होने के साथ साथ डेंजरस भी है। वो नहीं जानता था कि दूर से बर्फ की चादर ओढ़े ये हिमालय अपने अंदर न जाने कितने रहस्य समेटे हुए है। तभी तो वो हिमालय पर तो पहुंच गया, लेकिन वापस नहीं आ पाया। इस इंसान ने पूरे 42 दिन बिना किसी खाने पीने के हिमालय की पहाड़ियों पर बिताए। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? आखिरकार ऐसी सिचुएशन में ये जिंदा कैसे रहा? और इन 42 दिनों में क्या इसे कोई ढूंढने नहीं आया? तो आखिर क्या हुआ इस इंसान के साथ? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये कहानी एक ऑस्ट्रेलियाई मेडिकल स्टूडेंट की है जिसका नाम जेम्स स्कॉट था। 1990 में उसने नेपाल की कैपिटल काठमांडू में लोकेटेड एक अस्पताल को लेटर लिखा, जिसमें उसने बताया कि वो वहां अपनी मेडिकल सर्विस देना चाहता है। मगर एक ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट आखिर नेपाल में अपनी सर्विस क्यों देना चाहता था? दरअसल इसके पीछे जेम्स का एक बैड एक्सपीरियंस छुपा हुआ था। असल में जब जेम्स छोटा था तब वो अपने माता पिता के साथ नेपाल आया था। वहां अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन नेपाल का हेल्थ सिस्टम इतना डेवलप नहीं था कि उसे सही समय पर अच्छा इलाज मिल पाता। इस वजह से उसे वापस ऑस्ट्रेलिया लौटना पड़ा। जब जेम्स बड़ा हुआ तो उसने मेडिकल की पढ़ाई की और सोचा कि उसे नेपाल के हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने में कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। इसलिए उसने काठमांडू जाकर अपनी सर्विस देने का डिसीजन लिया। जैसे ही काठमांडू हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर को जेम्स का लेटर मिला, उन्होंने तुरंत इसे एक्सेप्ट कर लिया और उसे नेपाल आने के लिए कहा। जेम्स ने ऑस्ट्रेलिया से अपना सारा जरूरी सामान बांधा और नेपाल आ गया। वहां वो अस्पताल में मरीजों की अच्छे से देखभाल करता था और उन्हें दवाइयों के साथ साथ अपने एक्सपीरियंस से ठीक करने की कोशिश करता रहा। साथ ही इसी बीच नेपाल की नेचुरल ब्यूटी ने भी जेम्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। जब भी उसे समय मिलता वो यहाँ की ब्यूटीफुल माउंटेन्स को एक्सप्लोर करने निकल पड़ता। एक मेडिकल स्टूडेंट होने के साथ साथ जेम्स फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से फिट था। साथ ही उसे एडवेंचर करने का बहुत शौक था और कराटे आर्ट में भी वो माहिर था। इसके अलावा वो साइकिल रेस में चैंपियनशिप का विनर भी रह चुका था। उसे माउंटेन्स पर चढ़ाई करना बहुत पसंद था, इसलिए वो हफ्ते में कम से कम एक दिन ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ता। इस ब्यूटीफुल जर्नी में जेम्स ने कई लोगों से जान पहचान बनाई, जो जल्द ही उसके अच्छे दोस्त बन गए। उनमें से एक दोस्त का नाम था टिम। बातचीत के दौरान पता चला कि वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही है। अब ये दोनों पक्के दोस्त बन गए थे। जेम्स और टिम ने एक साथ जॉम्सन ट्रेल पर ट्रैकिंग की। जॉम्सन ट्रेल की बात की जाए तो ये नेपाल का एक पॉपुलर ट्रैकिंग पाथ है। इस ट्रैक को करना थोड़ा आसान है। एक हफ्ते तक इस तरह की ट्रैकिंग करने के बाद इन दोनों ने गोसाई कुंड ट्रैक करने का डिसीजन लिया, जो कि एक डिफिकल्ट ट्रैकिंग पाथ माना जाता है। मगर नेपाल की इन नेचुरल ब्यूटीज को एक्सप्लोर करने में जेम्स और टिम इतने खो गए कि उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि वो हिमालय के माउंटेन्स पर ट्रैकिंग कर रहे हैं और महीना दिसंबर का चल रहा है। और दिसंबर में हिमालय पर स्नोफॉल शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें शायद उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि 1990 में दिसंबर के मिडिल तक भी हिमालय पर स्नोफॉल शुरू नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद वो बर्फ गिरने से पहले ही इसे एक्सप्लोर कर लेंगे और वापस लौट आएंगे। ये सोचकर 21 दिसंबर 1990 को ये दोनों अपनी जर्नी शुरू करते हैं और यहीं पर इन्हें एक तीसरा व्यक्ति भी मिलता है जिसका नाम मार्क था। अब ये 2 से 3 हो गए और इन्होंने अपनी ट्रैकिंग जारी रखी। मगर कुछ दूर चलने पर ही टिम की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से उसे अपनी ये जर्नी कैंसिल करनी पड़ी। अब जेम्स और मार्क दोनों ही गोसाई कुंड की तरफ आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते ये सी लेवल से लगभग 9,800 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए और यहीं पर आराम करने के लिए उन्होंने अपना कैंप बनाया। रात में ये दोनों वहीं रुके, लेकिन जब सुबह उनकी आंखें खुली और वो कैंप से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि रात में हल्की स्नोफॉल हुई थी। हालांकि मौसम बिल्कुल साफ था, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये दोनों आगे बढ़ने लगे। मगर जैसे ही दोपहर हुई, मौसम अचानक बदलने लगा और काले बादलों ने आसमान को घेर लिया। पहले हल्की बारिश हुई और फिर स्नोफॉल शुरू हो गई। हालांकि इस जर्नी को शुरू करने से पहले जेम्स और उसके दोस्त टिम ने मौसम की प्रेडिक्शन सुनी थी, जिसमें बताया गया था कि अगले हफ्ते तक कोई स्नोफॉल नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मौसम ने करवट बदली, रात होते होते तेज स्नोफॉल होने लगी। 1 घंटे में इतनी बर्फ गिर गई कि आगे का रास्ता दिखाई देना बंद हो गया और देखते ही देखते बर्फ की चादर 5 इंच मोटी हो गई। अब उन्हें रास्ते में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था।
जेम्स ने मार्क से कहा कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन मार्क ने इससे इनकार कर दिया। उसने कहा कि हम लगभग टॉप पर पहुंचने वाले हैं और आगे बढ़ने वाला रास्ता काठमांडू की ओर जाता है, इसलिए हमें इसी रास्ते पर चलते रहना चाहिए। लेकिन जेम्स का मानना था कि उन्हें वहीं से वापस लौटना चाहिए जहां से उन्होंने ये जर्नी शुरू की थी, क्योंकि उनके पैरों के निशान बर्फ में बन गए थे। उन निशानों को फॉलो करते हुए वो आसानी से नीचे जा सकते थे। जेम्स और मार्क की राय यहाँ पर अलग अलग हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी डायरेक्शंस भी बदल ली। मार्क अपने रास्ते पर आगे बढ़ा और अगली ही सुबह वो सही सलामत नीचे उतर आया। उधर जेम्स अपने पैरों के निशान फॉलो करते हुए नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसे समझ आ गया कि मार्क सही कह रहा था और उसका डिसीजन पूरी तरह गलत था। भारी स्नोफॉल के कारण उसके फुटप्रिंट्स पूरी तरह से मिट चुके थे। इस तरह जेम्स रास्ता भटक गया और हिमालय पर्वत के अनजान सफर पर चल पड़ा। जेम्स लगातार एक नैरो वैली की ओर बढ़ता जा रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि वो पूरी तरह खो चुका है। कुछ दूर चलने पर उसे एक पानी की धारा दिखाई दी। जेम्स ने सोचा कि क्यों ना इस वाटर स्ट्रीम को फॉलो करते हुए सही रास्ता ढूंढा जाए। वो उसे फॉलो करने लगा, लेकिन कुछ ही दूरी पर यह वाटर स्ट्रीम एक वाटरफॉल का रूप ले चुकी थी, जिससे आगे बढ़ना इम्पॉसिबल हो गया था। इधर स्नोफॉल बहुत तेज हो रही थी। जेम्स जहां भी चलता उसके फुटप्रिंट्स तुरंत ही मिट जाते। रात होते होते उसे एक रॉक दिखाई दिया, जिसके सहारे उसने पूरी रात बिताई। रॉक के सहारे वो अपने स्लीपिंग बैग में पड़ा रहा ताकि इस फियर्स कोल्ड से बच सके। अगली सुबह जेम्स ने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन रात को भी यहाँ तेज स्नोफॉल हुई थी, जिससे फुटप्रिंट्स पूरी तरह से मिट चुके थे। ज्यादा बर्फ होने की वजह से वो बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहा था। रात होने से पहले उसे एक केव दिखाई दी, जहां उसने अपना कैंप लगाया। जेम्स ने देखा कि उसके पैर पूरी तरह से जम चुके थे। उसे समझ आ गया था कि अब उसे यहीं रुककर बचाव दल के आने का वेट करना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। इस तरह जर्नी पर निकले हुए जेम्स को 21 दिसंबर से 29 दिसंबर हो चुका था। उसे लापता हुए अभी सिर्फ 5 दिन ही हुए थे, इसलिए टिम ने उसकी बड़ी बहन जोन रॉबर्टसन को ये खबर पहुंचाई। ये सुनकर वो पूरी तरह से घबरा गई। सौभाग्य से उनके पति ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन डिपार्टमेंट में काम करते थे, जिन्होंने नेपाल सरकार से कांटेक्ट कर जेम्स को ढूंढने के लिए एक कैंपेन शुरू करवाया। नेपाल ने भी एक फॉरेनर डॉक्टर के लापता होने के मामले को सीरियस लिया और एक के बाद एक टीम को जेम्स की खोज में भेजा, मगर अफसोस किसी भी टीम को जेम्स को ढूंढने में सफलता नहीं मिली। 7 जनवरी के दिन जेम्स की बहन खुद नेपाल आई और अब तक जेम्स को लापता हुए 16 दिन हो चुके थे। उधर जेम्स भी लगातार वापस आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जमे हुए हाथ पैर और भारी स्नोफॉल की वजह से वो गुफा से बाहर नहीं आ सका। वो थोड़ा सा चलता, लेकिन फिर वापस केव में लौट आता, क्योंकि उसके पास ना तो खाने को फूड था और ना ही पहनने के लिए कपड़े। उसके पास केवल एक स्लीपिंग बैग था, जो अब तक उसकी सिक्योरिटी कर रहा था। बहुत ज्यादा भूख लगने पर जेम्स ने माउंटेन्स पर उगने वाले पेड़ पौधों को खाकर गुजारा किया, लेकिन उनसे भूख कहाँ मिटने वाली थी। इस तरह लगातार 20 दिन तक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में रहने के बाद जेम्स का मेंटल बैलेंस बिगड़ने लगा। उसे कंफ्यूजन होने लगा कि कोई इंसान उसे बुला रहा है या फिर उसके आसपास कोई जानवर है। जेम्स का एक एक दिन एक्सट्रीमली डिफिकल्टी से बीत रहा था। इधर जेम्स को ढूंढने के लिए निकली बचाव टीम भी हिमालय की बैड कंडीशंस की वजह से वापस लौट गई थी। यहाँ तक कि कुछ रेस्क्यू टीम्स खुद ही रास्ता भटक गई। जेम्स की बहन भी पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हो चुकी थी। वो जिस होटल में रुकी थी, उसके मालिक ने उसकी फ्रस्ट्रेशन की वजह पूछी। जब उसने पूरी कहानी सुनाई तो होटल मालिक ने कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। हिमालय पर आज तक जितने भी लोग खोए हैं, उन्होंने उनके बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी है, तो क्यों ना तुम भी अपने भाई के बारे में जाकर उनसे पूछो। होटल मालिक की बातों से जॉन के मन में एक नई उम्मीद जागी। अगली सुबह वो बुद्धिस्ट मॉन्क के पास गई और उन्हें जेम्स के बारे में सब कुछ बता दिया। भिक्षु ने अपनी आंखें बंद की और फिर अपने सेवकों से हिमालय का नक्शा मंगवाया। नक्शे को देखकर उन्होंने एक ट्रायंगल मार्क किया और जेम्स की बहन से कहा, तुम्हारा भाई इसी एरिया में है। जॉन ने घबराते हुए पूछा, क्या वो जिंदा है? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो जिंदा है। तुम्हारी उम्मीद ही उसकी सांसें चला रही है, बस तुम हार मत मानना, तुम्हारी होप उसके साथ चल रही है। ये सुनकर जॉन में फिर से हिम्मत आ गई।
उसने रेस्क्यू टीम से रिक्वेस्ट की कि वो उस ट्रायंगल एरिया में जाकर जेम्स को ढूंढे। पहले तो रेस्क्यू टीम वहां जाने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि जिस जगह को भिक्षु ने चिन्हित किया था वो ट्रैकिंग पाथ से बहुत दूर थी। लेकिन जॉन के बार बार डिमांड करने पर वो जाने के लिए राजी हो गए। जैसे ही हेलीकॉप्टर उस ट्रायंगल एरिया में पहुंचा, उसकी आवाज सुनकर जेम्स अपनी गुफा से बाहर आया। उसने अपना स्लीपिंग बैग हाथ में लेकर झंडे की तरह लहराना शुरू कर दिया ताकि हेलीकॉप्टर में मौजूद लोग उसे देख सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हेलीकॉप्टर में मौजूद किसी भी व्यक्ति ने उसे नहीं देखा। जेम्स निराश होकर अपनी गुफा में वापस चला गया। उधर रेस्क्यू टीम ने लौटकर जॉन को बताया कि वहां पर जेम्स नहीं है। लेकिन मॉन्क ने फिर कहा, तुम्हारा भाई वहीं है, एक बार और खोजो, वो मिल जाएगा। जॉन की जिद पर रेस्क्यू टीम एक बार फिर उस एरिया में पहुंची। इस बार रेस्क्यू टीम के एक सदस्य की नजर दूर खड़े जेम्स पर पड़ी। उसने तुरंत रेडियो नेटवर्क के जरिए खबर दी, जेम्स जिंदा है, हमने उसे खोज निकाला है। इस तरह 42 दिन के बाद जेम्स को बचाया गया। जेम्स को स्लीपिंग बैग के जरिए हेलीकॉप्टर में लिटाकर नीचे लाया गया। उसके हाथ पैर पूरी तरह से सुन्न हो चुके थे और शरीर पर कई चोटें भी थी। इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा ही नहीं है। बस फिर क्या था, उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। अपने भाई को देखकर जॉन इतनी इमोशनल हो गई कि उसको टाइटली कडल कर लिया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों बाद मिले हों। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि बुद्धिस्ट मॉन्क ने दूर बैठे ही बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि जेम्स जिंदा है और वो कहां पर है। वैसे आपका इस घटना के बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।